हमारे मुताला पाकिस्तान में अव्वल तो आधा सच हमेशा बताया गया बच्चों को, हकीकत से बहुत दूर रखा गया और अभी उससे भी आधे पे आ गए हैं कि माशाल्लाह से हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज बीबी का जो तस्वीर और नाम है वो भी मुताला पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बेतहाशा खिदमात के लिए शामिल कर दिया गया है। एनी हाउ कितना ही अच्छा होता कि इनकी जगह अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कौम की हकीकी बेटी है उनका नाम उनकी तस्वीर ऐड की जाती। और क्यों ऐड की जाती? क्योंकि आधी से ज्यादा कौम बल्कि 90% कौम को नहीं पता कि वो असल में अमरीकी कैद में क्यों है। जब पाकिस्तान बना था तो एक यहूदी जो कि मुसलमान बने थे बाद में, मोहम्मद असद खान, कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी कि आपने इस्लामिक करिकुलम को इंट्रोड्यूस करवाना है, इस्लामी निजाम तालीम को इंट्रोड्यूस करवाना है, उस पर आप काम करना शुरू कर दें। तो मोहम्मद असद खान को क्यों ये ड्यूटी असाइन की गई? क्योंकि जो लोग मुसलमान घराने में ही पैदा होते हैं उनको शायद इतनी कदर इस्लाम की ना हो। एक बंदा दूसरा मजहब छोड़ के जब इस्लाम को एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है उसने कंपेरेटिव रिलीजन्स को पढ़ा होगा, दूसरे रिलीजन्स के साथ कंपेयर किया होगा इस्लाम को, और फिर वो मुसलमान हुआ। तो वो बड़ा मुसलमान बाय चॉइस है, मुसलमान बाय बर्थ नहीं है। तो जो मुसलमान बाय चॉइस होता है उसको कदर नॉलेज ज्यादा होता है। तो मोहम्मद असद खान साहब की ड्यूटी लगाई गई। कायद आजम की वफात होने के फौरन बाद ही जो हमारा पहला फॉरेन मिनिस्टर था चौधरी जफरुल्लाह, जो कि कादियानी था, उसे तो अंदाजा था कि 73 में तो क्योंकि पाकिस्तान बनने के कोई 25 साल के बाद कादियानियों को आईनी तौर पे काफिर डिक्लेयर किया गया। अब उसको अंदाजा था अगर आपका निसाब तालीम ही सारा इस्लाम पर मबनी हो जाएगा तो हम तो एक्सपोज हो जाएंगे। उसने जाके लियाकत अली खान के जरिए उसको कन्विंस किया कि जनाब ये मोहम्मद असद खान है, वहां का अरब ओरिजिन का है, यहूदी था, मुसलमान हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको तो अरबी अच्छी आती होगी, इसको सफीर शफीर लगा दो या किसी फॉरेन ऑफिस में किसी अरब कंट्री में भेज दो। और इस तरीके से रोते रोते असद खान साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे ना भेजें, कायद आजम ने मेरे जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने वहां भेज दिया गया। उनके वहां पहुंचने से पहले सुनने में आता है कि उनकी लाइब्रेरी को आग लग चुकी थी और वो रिकॉर्ड जल चुका था। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक निजाम तालीम आपका जो है वो गुलाम है, वही लॉर्ड मैकाले का निजाम तालीम है, वही मिस्टर चिप्स है जो आपके बुजुर्गों ने भी पढ़ा था और आप भी पढ़ रहे हैं, वही सिंड्रेला है, वही ऑलिवर ट्विस्ट है, वही शेक्सपियर अलाइव है। ना सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी है, ना नूरुद्दीन जंगी है, ना तारिक बिन ज़ियाद है, ना खालिद बिन वलीद है, ना इमाम हुसैन है, ना ही कोई टीपू सुल्तान है आपके निसाब तालीम में। हम गुलाम बन रहे हैं और गुलाम इब्न गुलाम बन रहे हैं। ये हमारा निजाम तालीम हमें कर रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो खातून थी जिसका पहला मैनिफेस्टो ही ये था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो को भी इस्लाम से रिलेट करूंगी और ये मैं मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैं ये बता सकूं दुनिया को कि ये वो इस्लाम है जिसने आपको साइंस की तरफ लेके, आप साइंस में जिस मर्जी में राज पे पहुंच जाए, आगे आपको इस्लाम खड़ा नजर आएगा। और इतने जबरदस्त अंदाज में वो एक सिलेबस तरतीब दे रही थी। असल जुर्म उसका ये था। इसीलिए ओसामा को भी एबटाबाद में मार देने वाला अमेरिका अगर किसी को कुछ नहीं कह रहा तो वो आफिया सिद्दीकी है कि उसको सिर्फ जेल में रखा हुआ है, उसकी मैयत हमें नहीं दी जा रही है, ना जिंदा में दिया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि इस कौम को बताया जाए कि हमें तुम्हारी मस्जिदों से मसला नहीं है, हमें तुम्हारे दरबारों से, इमाम बारगाहों से कोई मसला नहीं है, ना मदरसों से मसला है, हमें तुम्हारे निजाम से मसला है। मस्जिदों की बात हो या दरबारों की बात हो तो हमारे बड़े बड़े मशाइख उज़ाम की एक एक फ्रेंचाइज बरतानिया में भी है, किसी के किसी और मुल्क में भी है। उन्हें दरबारों से मसला होता तो वहां ना बनने देते। बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में बड़ी प्यारी प्यारी मस्जिदें, वो अपने गिरजा घर भी बेच के आपको दे देते कि 2 बार नहीं 600 मरतबा सजदा करो। लेकिन इकबाल की बात क्या है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझ बैठा है इस्लाम है आजाद। उनको आपके सजदों से मसला नहीं है, उनको आपके निजाम से मसला है, जो आप सूदी निजाम का खात्मा चाहते हैं। उन्हें आपकी खुद मुख्तारी से मसला है कि आप अपने फैसले करने में खुद कफील हैं। उन्हें आपके ये इंटरनल आजादी से मसला है कि आप अलकुद्स की आजाद फिजाओं में जाके आजाने दें, उन्हें इससे मसला है। उन्हें आपके निसाब तालीम से मसला है, उनको आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस के निजाम से मसला है। अगर आप मीडिया को कंट्रोल करके लोगों को सच बताना चाहें उसको उनको इस निजाम से मसला है। तो मुसलमान समझ जाए असल मसला है कहाँ। तो बात निसाब तालीम से शुरू हुई थी। मरियम बीबी, आई विश कि आपकी जगह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का तस्करा होता हमारे निसाब तालीम में, ताकि हमारे बच्चों को पता चलता कि हमने अपना कीमती असाथा किन गद्दारों ने अमेरिका के हवाले कर दिया। यहाँ ऐसे भी गद्दार बसते हैं जो मिलत फरोश तो हैं ही, दुख्तर फरोश भी हैं। मैंने एक नज़म लिखी थी, उसमें था कि दुख्तर को बेचकर दस्तरख्वान लगाने वाले तुम ही कह दो क्या वो मुसलमान होते हैं। रात जिनकी शराबो कबाब में गुजरती है वो सुबह सादिक हमारे हुक्मरान होते हैं। मिलत फरोशी करके फरंगी मंडी में तभी जाके मुस्तहिक नोबल इनाम होते हैं। और तेरे अल्फाज जो गूंजे सफ़े बातिल में शहीर क्या गजब के वो तीर कमान होते हैं। पाकिस्तान नजरियाती पार्टी आज उसका 3रा यौम तासीस है और हम वादा करते हैं कि इस कौम के हकीकी खुद मुख्तारी की जदोजहद में हम अपने दिन रात एक करेंगे
और इंशाअल्लाह ताला जब तक सांसें बाकी हैं, जिस्म में खून बाकी है, ये जोश भी मारेगा और हरारत भी अपनी दिखाता रहेगा और अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए और फलस्तीन के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हो रहा है कि वो जो सबकी माँ आ गई है, वो सबकी माँ आ गई है, वो सबकी माँ आ गई है। हमारे लिए वो काफी काबिल एहतराम है, काफी इज्जत और एहतराम के लायक है। लेकिन मैं उन सब की माँ से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपका जिक्र तो मुताला पाकिस्तान में रख दिया गया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगले साल मुताला पाकिस्तान की किताबों में हम फातिमा जिन्ना को नहीं पढ़ेंगे, आफिया सिद्दीकी को शायद ना पढ़े, लेकिन मरियम बीबी को पढ़ेंगे। उनकी पाकिस्तान के लिए बेतहाशा खिदमत है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ जनाब अली कि अगर आपने मुताला पाकिस्तान में वाकई किसी पाकिस्तानी का जिक्र करना है, खातून का जिक्र करना है, तो आसिया अंदराबी का जिक्र करो, जो आज भी तिहाड़ जेल में मौजूद है। मकबूजा कश्मीर की दुख्तरान मिल्लत को लीड करने वाली, जिसका शौहर भी हिंदुस्तानी जेल में रहा सारी जिंदगी, खुद भी हिंदुस्तानी जेल में, तिहाड़ जेल में, और इस जुर्म की सजा काट रही है कि उसने पाकिस्तान का परचम हमेशा अपने माथे पे और सीने के साथ लगा के रखा था। इन लोगों का जिक्र होना चाहिए हमारे बच्चों को। निसाब पाकिस्तान, आपका मुताला पाकिस्तान मौलाना यूसुफजई से शुरू होकर मरियम नवाज में खत्म हो जाता है। पहले भी हम झूठ पढ़ाते रहे अपने बच्चों को, झूठे किस्से कहानियां सुनाते रहे। हम लोगों ने नहीं बताया तो राय अहमद खरल को नहीं बताया कि जिस बंदे ने 1,25,000 लोगों की फौज बनाई थी जंग आजादी के दौर में, और वह पंजाब का मुजाहिद उठा था, और अंग्रेज जब उसे खरीदने आया तो उसने कहा, वी डोंट सेल अवर लैंड, वी डोंट सेल अवर वुमेन एंड वी डोंट सेल अवर हॉर्सेस। हम अपने घोड़े, अपनी जमीनें और अपनी औरतें बेचा नहीं करते किसी के आगे। ये वो लोग थे। हम निजाम पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला होश मोहम्मद शहदी को पढ़ाएंगे, जो सिंध का दलेर मुजाहिद था, जिसने कहा था उस वक्त अंग्रेज सरकार के खिलाफ वाला में जहाज बुलंद करके कि मरसू मरसू सिंध ना देसूं, मरवेसू पर सिंध ना देसूं, और उसने जाम शहादत को नोश किया था, लेकिन सिंध को अंग्रेजों के हवाले नहीं होने दिया था। हम निसाब तालीम में उन लोगों को पढ़ाएंगे जो लोग हमारे असल हीरोज हैं, जिन लोगों ने हमेशा माइनॉरिटीज का दिफा किया। हम उस तारिक बिन ज़ियाद को पढ़ाएंगे कि जिसने इस्लाम कबूल करने के बाद उसे भेजा गया कि एक माइनॉरिटी के साथ एक मुल्क की मेजॉरिटी जुल्म कर रही है, और वो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी थी। तुम जाओ तारिक बिन ज़ियाद हिस्पानिया में उनके हकूक की जंग लड़ने। जब वो वहां गया तो दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी थी, और वो गया कश्तियों के जरिए था। उसने कहा अब क्या करें? उन्होंने कहा वापसी का रास्ता कश्तियों के जरिए। उसने कहा सबसे पहले कश्तियों को आग लगाओ, और लोगों ने कहा कि अगर हम जीत गए, और वो जीता, लोगों ने कहा उसकी फौज लेके तुमने कश्तियों को आग लगा दी, अब यहां कैसे रहेंगे? अब ना इनका तौर तरीका हमारे वाला, ना इनकी सकाफत हमारे वाली, ना इनका मजहब हमारे वाला, ना रहन सहन हमारे वाला। तारिक बिन ज़ियाद, आप बताओ हम कैसे यहाँ गुजर बसर करेंगे? उसने कहा हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त। बात यह है मेरे भाइयों, यहाँ पे इकबाल का कलम उठता है और वो कहता है कि ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनी में इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हम ऐसे लोगों को अपने निसाब में मुतारिफ कराना चाहते हैं। हम ये करेंगे हमारे बच्चे, ताकि बुज़दिल पैदा ना हो, हमारे बच्चे वो पैदा हो जिनकी जिंदगी का मकसद हो कि इंशाअल्लाह अल-कुद्स की आजाद फिजाओं में बैतुल मक़दस में जाके अजान भी देनी और नमाज भी पढ़नी है। और अमेरिका जिस अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करता, जिसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता, उस अफगानिस्तान की हुकूमत ने उसे मजबूर किया कि तुम हमारे कैदी रिहा करो, और उसने किए। लेकिन पाकिस्तान जो एक एटमी रियासत है, इसके बावजूद हमारा कैदी एक, जिसकी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उस आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया गया। इसमें उनके घर वालों ने यहां तक हमें बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए अफगान हुकूमत ने भी अमेरिका से बात की कि कैदियों के तबादले में आप आफिया सिद्दीकी हमें वापस कर दें। तो हमारे हुकूमत में बैठे चंद गद्दारों ने यह कह दिया कि यह मामला अफगानिस्तान का नहीं है, यह मामला पाकिस्तान का है, लिहाजा अफगानिस्तान को इससे दूर रखा जाए। ये वो मिल्लत फरोश, दीन फरोश और दुख्तर फरोश बेगैरत लोग हैं कि पिछले 22-24 साल से, जब से कौम की बेटी अमेरिका की कैद में है, मैं आज आपके सामने ये राज खोलना चाहता हूं कि ये क्या वजह है कि कौम की बेटी वापस नहीं आ पा रही। क्या वजह है कि पीटीआई ने इस पे बहुत ज्यादा सियासत की, लेकिन 3.5 साल जब हुकूमत में रहे तो वो भी खामोश रहे, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी से तो हमें तवक्कुआत थी ही नहीं। कम अज कम इन्होंने तो वो नारा लगाया था, इन्होंने तो वो चूरन बेचा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुशर्रफ के हुकूमत में रहने वाले 21 वज़रा में से 16 वज़रा ऐसे थे जो इमरान खान की हुकूमत में भी मौजूद थे। ये वो लोग हैं, इनमें से अक्सरियत आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो 1857 की जंग आजादी, 1920 की तहरीक खिलाफत में जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरियां की, अंग्रेजों के घोड़े कुत्ते ने लाए, वो 300-400 खानदान जो हर हुकूमत में आपको नजर आते हैं, ये वही लोग हैं जो नून लीग की हुकूमत में भी नजर आएंगे। वो चौधरी बरादरान के साथ काफ लीग में भी शामिल होंगे,
उन्हें एक 14-15 ग्रेड का मुलाजिम आके बता देगा कान में, जिसकी तहसील में ड्यूटी होती है कि जनाब अली अगली हुकूमत फलाह की बन रही है तो वो उसकी जमात में भी शामिल हो जाएंगे। वो जिस गामे माजे की हुकूमत आएगी वो उस गामे माजे के घर का तवाफ करेंगे। और उस बुनियाद पे उन्हें डर सिर्फ यह है कि अगर कौम की बेटी वापस आ जाती है तो उसने हमारे राज खोल देने हैं कि रियासत की आवाम ने तो मेरे लिए जदोजहद की थी, लेकिन कौन था जो बार बार अमेरिका के कान में जाके यह बात कह देता था कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिमार्क्स ये थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ना 25 सालों से एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कौम की बेटी वापस आए, ना ही 25 सालों से पीटीआई चाहती है, ना नून चाहती है, ना पीपल्स पार्टी चाहती है। और ये ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि वही लेपालक लोग जो अपनी सीवियां कहीं पे जमा करा के इक्तिदार के ऐवानों में जाते थे, ये वही लोग हैं जो पीटीआई के भी बेनिफिशरीज हैं, जो नून के भी बेनिफिशरीज हैं, और काफ लीग के भी बेनिफिशरीज हैं, और पीपल्स पार्टी के भी बेनिफिशरीज हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे, ये हुसैन हकानी वाली लॉबी कभी भी नहीं चाहेगी। ये लोग जो मुल्क से बाहर फरार होकर बैठे हुए हैं, जिनके स्टेक्स मुल्क से बाहर है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कौम की बेटी वापस आए। उस जर्नैल की जर्नैली को, वजीर आजम के वजारत उज़्मा के मनसब को और सदर ममलिकत के सदारत को हम जूते की नोक पे रखेंगे, लेकिन कायदे आज़म के नतीजे को किसी को मुनहरिफ नहीं होने देंगे। कि सिंध हुकूमत के नाक के नीचे जामशोरो शहर में 17 जनवरी को एक रैली निकाली जाती है जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाते हैं, और उस रैली में इसराइल का झंडा लहराया जाता है और हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाता है। वो नाम नेहाद कौम परस्त जो बने फिर रहे हैं वहां पे, हमें कौम परस्तों से कोई गिला नहीं है। जो रियासत से नाराज होता है, हम तो कहते हैं उन्हें सीने से लगाओ, कौम परस्त भी हमारे अपने लोग हैं, किसी दौर में प्रो पाकिस्तान हुआ करते थे, फिर भी हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर वो इसराइल का परचम थामेंगे, वो हिंदुस्तान का परचम थामेंगे, तो हम किसी को कौम परस्त फिर नहीं मानेंगे, फिर वो देशद्रोही की कैटेगरी में आएंगे। और बात यह है कि इस पे मैं ये बात कहना चाहता हूं एस्टेब्लिशमेंट से भी, पुलिस से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी, कि आप लोग जनाब अपने सियासी मुखालिफों को, जाती सियासी मुखालिफों को, जो नजरिया पाकिस्तान पे भी बिलीव करते हैं, जो रियासत पाकिस्तान पे भी बिलीव करते हैं, जो आईन और दस्तूर पाकिस्तान पे भी बिलीव करते हैं, उनको, उनकी बेटियों को और माओं को तो उठा के ले जाते हो, लेकिन जो लोग पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, जो लोग इसराइल का और हिंदुस्तान के परचम लहरा रहे हैं, अगर उनको कुछ नहीं कह रहे तो नजरिया पाकिस्तान जो कायदे आजम हमें दे गए थे, जो उन्होंने कहा था कि इजराइल इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, ये मगरब का एक नाजायज औलाद है और इसको बड़े सगीर का मुसलमान कभी तस्लीम नहीं करेगा। नजरिया पाकिस्तान से कोई जर्नैल अगर इनहराफ करने की कोशिश करेगा, नजरिया पाकिस्तान से कोई आईजी अगर इनहराफ करने की कोशिश करेगा, नजरिया पाकिस्तान से कोई वजीर आजम जो है वो इनहराफ करने की कोशिश करेगा या सदर मुमलिकत करने की कोशिश करेगा, तो उस जर्नैल की जर्नैली को, वजीर आजम के वजारत उज़्मा के मनसब को और सदर मुमलिकत के सदारत को हम जूते की नोक पे रखेंगे, लेकिन कायदे आजम के नतीजे किसी को मुनहरिफ नहीं होने देंगे। हम हक रखते हैं कि हम पाकिस्तान के बानियों की औलाद हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं है, पाकिस्तान से बेइंतहा इश्क करने वाले लोग हैं। और इंशाअल्लाह ताला नजरिया पाकिस्तान पे जब एक रिटायर्ड जनरल को बिठा के इसराइल की हिमायत में बात करवाई थी तो शट ऑफ कॉल देने वाले हम लोग ही थे। जब एक एंकर पर्सन को, पीटीवी पे बैठे हुए एंकर पर्सन को इसराइल में भेजा गया था और पूरा मुल्क खामोश तमाशाई था, तो उसको पीटीवी से निकालने वाले भी हम लोग थे। जब एक बंदा पार्लियामान की नाक के नीचे इसराइल का खैमा लगा के, उसका परचम लगा के बैठा हुआ था, तो उसको भी लेतर मार के झंडे को फाड़ने वाले हम लोग थे। और अब भी जिन लोगों ने सिंध में यह हरकत की है, मैं दोबारा अपनी हुकूमत से कहता हूं, मैं दोबारा अपने इदारों से कहता हूं कि या तो 10 दिन गुजर चुके हैं 17 जनवरी का वाकया के इसराइल का परचम लहराया गया है, इस 10 दिन में तुम लोग कुछ नहीं कर सके, 24 घंटे का अल्टीमेटम में कुछ करते हो तो ठीक है, नहीं तो हमारी सिंध की टीम तैयार है। फिर आगे कानून ये ना कहना कि तुम लोगों ने हाथ में लिया है। कायदे आजम के नजरिए का दिफा के लिए हमें कानून हाथ में लेना पड़ा तो हम लेंगे, अगर तुम्हारा कानून हरकत में नहीं आएगा तो हम लोगों ने फिर मैदान में निकलना। हमने फिर ये नहीं करना कि जनाब हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। तो गुजरांवाला में 5 फरवरी को इंशाल्लाह ताला दिन 1 बजे GM पैलेस मैरिज हॉल में मैं आ रहा हूँ, और ये योम यकजहती कश्मीर से के रिलेटेड कन्वेंशन हो रहा है, यूथ कन्वेंशन हो रहा है, और मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस के जो नुमाइंदे हैं वो आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा नौजवानों का एक इकट्ठ होगा। और ये बहुत वक्त की ज़रूरत है, जब हुक्मरान तबका जो है वो कश्मीर को फरोख्त कर चुका है। ये तो वो हरामजादे हैं कि जब अफगान गवर्नमेंट कहती थी अमेरिका को कि हमारे कैदी वापस करो और डॉक्टर आफिया भी वापस करो, तो उनके अपने घर वाले ये कहते थे कि हमारी हुकूमत जाके कहती थी नहीं जी ये तो वो है हमारी स्टेट का मामला है, तो ये अफगानिस्तान क्यों इंटरफेयर कर रहा है। इनको तो कोई लेना देना नहीं, और इनसे पिछले भी जो 20 साल में जो जो उल्लू के पट्टे हमारे ऊपर काबिज रहे हैं, इनका भी लेना देना कुछ नहीं है कश्मीर के लिए। सारे कश्मीर फरोश हैं, मिल्लत फरोश हैं, आई एम सॉरी टू से।
अब ये नौजवानों को ही मैदान में निकल के कोई अमली मुजाहरे करने पड़ेंगे, नौजवानों को अपनी लॉबीज बनानी पड़ेंगी, इंटरनेशनल सतह पे कश्मीर के लिए लॉबिंग करनी पड़ेगी और दुनिया को बताना पड़ेगा कि अगर भगत सिंह जो है वो फ्रीडम फाइटर हैं, अगर चे गुवेरा फ्रीडम फाइटर है, नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर है, फिडल कास्ट्रो फ्रीडम फाइटर है, हम सबको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, तो फिर बुरहान वानी, मनान वानी, ये सब भी फ्रीडम फाइटर हैं। फिर मकबूल भट्ट से लेकर सैयद अली शाह गिलानी तक इन सबको भी कदर की निगाह से ही देखना चाहिए। तो कश्मीर का मुकदमा लड़ना एक बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है। हम एक जोग्राफिकल रियासत नहीं है, हम लोग एक नज़रियाती रियासत हैं, तो हमारी ये ज़रूरी चीज़ है कि दुनिया में हर मजलूम और बिलखसूस हर मजलूम मुसलमान की हम लोग आवाज़ बुलंद करें। तो मैं गुजरांवाला और गिरदोनवा के जितने लोग हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आएँ और इस कन्वेंशन को कामयाब करें, और कोई भी पार्टी, कोई भी मसलक का बंदा कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उसके साथ खड़े हो जाएं।